तो Xiaomi की सेल्स तो नीचे गिर ही रही हैं और उसी बीच Xiaomi का Redmi Note 14 Pro Plus लॉन्च हो चुका है और जो कि अगले साल चलने वाला है। इस साल लॉन्च हो चुका है और अगले साल तक चलेगा। और नोट सीरीज देखा जाए तो साल में एक ही बार आती है। लेकिन पहले ये बात करी जाए तो पहले ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हुआ करती थी, लेकिन अब मैं नोट सीरीज के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। और फाइनली Note 14 Pro Plus की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये फ़ोन लेने लायक है, और अगर ये फ़ोन लेने लायक नहीं है तो क्यों ये लेने लायक नहीं है, और कौन सा फ़ोन रेडमी की तरफ से ही बेटर सेंस बनाता है, या फिर क्या 30,000 में और भी बेटर फोन हमें देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले फोन के अनबॉक्सिंग की बात करते हैं। तो फोन का डिब्बा खोलने के बाद सबसे पहले हमें देखने को मिलता है फोन के साथ देखने को मिलता है हमें एक TPU केस जो कि रबर का बना हुआ है और ये पहले से ही काला है तो इसका पीला होने का कोई चांस भी नहीं है, जो कि एक अच्छा कवर है। और मुझे लगता है कि बाकी कंपनीज को भी रेडमी से इंस्पिरेशन लेके इस टाइप के कवर कोई अपने बॉक्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पे वापस आते हैं और यहाँ पे देखने को मिलता है हमें एक सेमी इजेक्टर टूल और साथ में कुछ पुस्तकें देखने को मिलती है। साथ में देखने को मिलता है चार्जर जो कि 90 वॉट का चार्जर है और एक PD चार्जर है, इससे आप दूसरे फोन को भी फास्ट चार्ज कर सकते हो। और साथ में एक Type A to Type C केबल, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमें कंप्लीट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। अब फोन के स्पेक्स की बात करने से पहले फोन के डिजाइन की बात कर लेते हैं कि आखिर फोन का डिजाइन कैसा देखने को मिलता है। तो इसका डिजाइन देखा जाए तो अभी iQOO के जो फोन आते हैं, रियलमी के जो फोन आते हैं, रियलमी की जो नई सीरीज आई है उसके जैसा ही देखने को मिलता है। और मैं सच बताऊं तो रेडमी से मैं ये चीज़ बेटर एक्सपेक्ट करता हूं कि वो अपना डिज़ाइन इनसे अलग ही रखे, क्योंकि वो कंपनी एटलीस्ट सेम पेरेंट कंपनी के अंडर आती है, लेकिन Xiaomi अलग पेरेंट कंपनी की है तो इनके डिज़ाइन एटलीस्ट अलग होने चाहिए और अलग ही एक्सपेक्ट किए जाते हैं। और साइड में बात करी जाए तो एक प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है जो कि मोस्टली हर फोन के अंदर देखने को मिलता ही है। और डिज़ाइन की बात करी जाए लास्ट जनरेशन के Redmi Note 13 Pro Plus से, तो मेरे को उसका डिज़ाइन सच बताऊं तो इससे ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि उसमें एटलीस्ट वीगन लेदर के साथ थोड़ा बेटर ऑप्शन देखने को मिला था, जो कि इस बार मुझे वो फील नहीं आई। बाकी अब फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले के अंदर कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का कर्व एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है। और किसी भी चीज में आपको डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। कितना भी धूप में आप खड़े होकर इस डिस्प्ले को चलाओ या फिर किसी भी कंडीशन में आप इस डिस्प्ले को चलाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली। और HDR प्लेबैक में भी कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली। और पीक ब्राइटनेस की बात करी जाए तो 3000 निट्स की देखने को मिलती है, जो कि अच्छी है। और नॉर्मल HBM हमें वही 1200 निट्स का देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल के हिसाब से बुरा भी नहीं है। अब डिस्प्ले में तो कुछ खास अपग्रेड है नहीं, लेकिन अपग्रेड कहाँ पे देखने को मिलता है तो वो हमें देखने को मिलता है कैमरा के अंदर। इसके अंदर हमें एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, जो कि पता नहीं कुछ नया सा सेंसर है, ये कुछ नाम है उसका, जो कि रेडमी अपने वेबसाइट के ऊपर और अपने फोटोज के अंदर दिया गया है। और साथ में एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस के ऊपर थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि दूसरे फोन्स के अंदर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। जनरली 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जो कि भीड़ बढ़ाने के लिए आया है और 3 से 4 कैमरे करने के लिए आया है। बट एक्चुअल में रियल लाइफ फोटोज की बात करी जाए तो कुछ खास देखने को नहीं मिलते। और दूसरे फोन्स जो कि इस प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं उनके अंदर इससे बेटर फोटोज देखने को मिलते हैं और बेटर सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं। तो दिस फोन इज डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड फॉर द कैमरा। और साथ में कुछ डाउन साइड्स की बात करी जाए तो ये सिर्फ 4K 30 FPS तक ही वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब 4K 60 का कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि 30,000 के प्राइस के ऊपर एटलीस्ट होना चाहिए। और फ्रंट में तो आप 1080p 30 FPS से ऊपर रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, जो कि एक गलत बात है। और इस प्राइस पे मैं इन चीजों को एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। अब चलो, कैमरा तो जैसा तैसा है, क्या परफॉर्मेंस में हमें कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं? सैडली इस बार भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 देखने को मिलता है और ये पहला फोन है जो कि इस प्रोसेसर के साथ आता है। और 7S Gen 2 का ये सक्सेसर है, जो कि एंड्रॉइड स्कोर्स की बात करी जाए तो 7 लाख के आसपास देखने को मिलते हैं। और साथ में गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करी जाए, BGMI की बात करी जाए, जो कि मोस्टली लोग खेलते हैं, तो इसमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि 60 FPS पर ही गेम खिलाता है। और 90 FPS का भी कोई ऑप्शन इस प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलता, जो कि 30,000 की प्राइस पर मेरे को लगता है कि एटलीस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अब 15-15 हज़ार के फोन 90 FPS के साथ देखने को मिलते हैं, तो इस फोन के साथ तो ये चीज एक्सपेक्ट कर ही जा सकती है। अब प्रोसेसर की तो बात हो गई, लेकिन रियल लाइफ सॉफ्टवेयर इसका कैसा है ये इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर में HyperOS 1.2 देखने को मिलता है साथ में, जो कि Android 14 के ऊपर बेस्ड है। और अभी के हिसाब से मेरे को लगता है कि Android 15 आ चुका है, तो एटलीस्ट Android 15 देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन अब Android 14 ही है। और साथ में AI फीचर्स फाइनली नोट सीरीज के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं, जो कि हमें बाकी ब्रांड्स की तरफ से भी देखने को मिलता है। और
इस प्राइस पे ये कुछ नई बात नहीं है। साथ में हमें फोन के साथ ब्लोटवेयर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि 30,000 के प्राइस के ऊपर, और बाकी स्पेक्स में जितनी कटौती करी गई है उसके अकॉर्डिंग तो मैं अनएक्सेप्टेबल ही मानता हूँ कि ब्लोटवेयर्स 30,000 के फोन में नहीं होने चाहिए, और इतनी सारी कमियों के बाद तो डेफिनेटली नहीं होने चाहिए। अब बैटरी और चार्जिंग की बात करी जाए तो इसके अंदर हमें 6200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है थैंक्स टू सिलिकॉन बैटरीज, जो कि अभी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, और इसकी वजह से छोटे फॉर्म फैक्टर के अंदर बड़ी बैटरीज डाली जा सकती हैं। और इस साल मेरे को लगता है कि सारे फोन 6000 mAh के ऊपर ही देखने को मिलने वाले हैं, इस वजह से मोस्टली फोन बड़ी बैटरी के साथ ही आएंगे। तो बैटरी से रिलेटेड इस साल कोई भी किसी भी फोन के अंदर दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली। 90 वॉट का चार्जर दिया गया है तो आराम से 1 घंटे के अंदर ही चार्ज हो जाएगा, और आपको बैटरी से रिलेटेड कोई भी इशू इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कंक्लूजन की बात करी जाए तो क्या ये फोन लेने लायक है या फिर लेने लायक नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये फोन 30,000 के ऊपर तो बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है। अगर ये फोन 23 या 24,000 की प्राइस के ऊपर मैक्स होता तो मैं शायद इसको कंसीडर कर सकता था, लेकिन 30,000 के ऊपर तो डेफिनेटली इट इज अनएक्सेप्टेबल, एंड ये लेना कोई भी बड़ी सेंस नहीं बनाता। और अगर किसी को रेडमी का ही फोन चाहिए तो आप लास्ट ईयर का रेडमी नोट 13 प्रो प्लस ले सकते हो, जो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर 22,500 का देखने को मिल रहा है, एंड वो अभी रेडमी नोट 14 प्रो प्लस के कंपेरिजन में तो बहुत ज्यादा सेंस बना रहा है। बाकी अगर आप कोई फोन 30,000 की प्राइस के ऊपर ही देखने का सोच रहे हो तो Samsung S23 FE is still one of the best option that you can buy for that price। और दूसरी ब्रांड्स की तरफ जैसे Vivo T3 Ultra अभी भी अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू दिस mess whatever Redmi has released for now। तो जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ऑलमोस्ट 99% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको मेरी वीडियो देखने को मिल जाए।